इस चैप्टर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मास। किसे कहते हैं मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर या फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। किसी भी सब्सटेंस को बनाने में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूडेड हैं या पार्ट ऑफ सिस्टम है, उसको हम कहते हैं मास। So the SI unit for mass is kilogram, and it is a scalar quantity, which means it has magnitude and unit but no direction. As you can see in this example, 5 kilogram. So it has magnitude, it has unit, but no direction. We will not specify mass with direction. So it is measured by electronic balance. Meter जो है उसका electronic balance है, कांस्टेंट रहेगा, विच मीन्स जितना भी किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर अर्थ पर है तो चाहे वो कहीं पर भी होगा यूनिवर्स में, उसका मास वही रहेगा, क्योंकि मास का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय विच द सब्सटेंस इज मेड, एंड इट कैन नेवर बी जीरो। कोई ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका मास कभी भी जीरो नहीं होगा। मास की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मास दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट। इस वक्त आपकी स्टेट है रेस्ट, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पर बात हो रही है स्टेट्स ऑफ मोशन, विच मीन्स ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी होता है या मूविंग होता है। तो इनर्शिया मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मास दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट। कोई भी मास अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले रेजिस्ट करता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और आप उसको चलाना चाहते हैं तो भी आप उस पर फोर्स लगाएंगे, और अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और आप उसको रोकना चाहते हैं तब भी आप उस पर फोर्स लगाएंगे। दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, रिक्वायर्ड फोर्स उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास दैट रेजिस्ट चेंज इन स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्टेट, चाहे वो रेस्ट हो या मोशन हो, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। विच मीन्स अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और वो चलने लगे तो भी आप उसको फोर्स लगाएंगे, और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है और आप उसको रोकें, ठीक है, तो दोनों केसेस में स्टेट चेंज हो रही है, और दोनों केसेस में स्टेट चेंज को मास ओपोज करता है, रेजिस्ट करता है। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू द चेंज इन मोशन वो शो करेगा। इनर्शिया एक बार बता दें। इनर्शिया मैं दोबारा बता देता हूँ मिस्टर फहद, और बात कर लेते हैं इसे आज़ान तारिक की। आज़ान तारिक को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक पतला सा स्टूडेंट और एक हेल्दी सा स्टूडेंट जो हमारे पास मिस्टर फहद रजा है, ठीक है। ये दोनों भाग रहे हैं और इन दोनों को रोकना है। ज़्यादा फोर्स, दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा फोर्स किसको लगानी होगी, फहद को या आज़ान तारिक को रोकने के लिए? तो बात यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने स्टेट चेंज करनी है, जैसे कि अगर एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं और आपने दोनों को रोकना है, तो ऑफ कोर्स ट्रक को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू बाईसाइकिल। सिमिलरली इफ बोथ आर एट रेस्ट, फॉर एग्जांपल ट्रक एंड अ साइकिल आर एट रेस्ट एंड यू वांट देम टू मूव, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रक मूव एंड इन ऑर्डर टू मेक अ बाईसाइकिल मूव, greater force will be required to change the state of truck because it has more mass. Clear है फहद? जी सर। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट वेट। वेट को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। अगर आपके वेट के बारे में बात की जा रही है तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन यू, एंड कौन अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स आप पर, तो वो अर्थ अप्लाई कर रहा है। So force applied by earth on object to pull it towards the center is called weight, and the formula for weight is m multiplied by g, where m is mass and g is gravitational field strength. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वेट निकालना है तो उसके मास को मल्टीप्लाई करते हैं आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अभी हम पढ़ेंगे। SI यूनिट वेट का क्या है? न्यूटन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है विच मीन्स कि इट हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। इसको मेजर करते हैं आप न्यूटन मीटर या स्प्रिंग बैलेंस से। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है तो उसका वेट कुछ और होगा, लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर मून पर है तो उसका वेट कुछ और होगा। मून का ग्रेविटेशनल पुल वीक है, इसलिए मून पर सेम ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा एज कंपेयर टू ऑन अर्थ। और वेट किसी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है। कब जीरो हो सकता है? जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड में ना हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर अगर हम स्पेस में जाए हमारा वेट जीरो हो जाता है? जी सर। नहीं, स्पेस में जाने से वेट जीरो नहीं होता। ग्रेविटेशनल फील्ड
फील्ड से बाहर जाने का। जी बोले। तो वही वैसे बात बोलिए। हुई सर। फील्ड स्ट्रेंथ है। सर तो वही बात हुई ना। नहीं हमजा, वो बात नहीं हुई। देखें, स्पेस में जाने का मतलब पता है क्या है? स्पेस का मतलब जहां पर कोई पार्टिकल ना हो ना। नहीं, स्पेस का मतलब ये नहीं है अर्थ के तो सर वैक्यूम हुआ पैरामीटर ना। से बाहर निकलना स्पेस है बस। वेरी अर्थ गुड, से ये बात बाहर समझ। स्पेस शुरू सही, होगी। सही कह रहे हैं, ठीक है। स्पेस विच मीन्स कि वहां पर अब एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे कोई पार्टिकल नहीं है। अब आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर कोई और पार्टिकल नहीं है, ऐसे ही है ना? जी। इसी को कह रहे हो ना? अब मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्पेस में हैं तो क्या आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एटमॉस्फेयर में हैं या नहीं है। विच मीन्स कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एटमॉस्फेयर से भी एक्सटेंड करती है आगे। ओके। समझ आ रही बात मैं जो कह रहा हूँ? जी जी। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वीक नहीं होगी। वीक होगी। वीक होगी, जीरो नहीं होगी। जीरो कौन सी जगह पे होगी? जीरो कौन सी जगह पे होगी? अगर आप अर्थ से बहुत दूर, लेकिन अर्थ से बहुत दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो गई। हो सकता है आप अर्थ से जा रहे हैं टुवर्ड्स मून, तो एक वक्त आएगा कि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से तो बाहर निकल चुके होंगे, लेकिन आप मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर हो चुके होंगे उस वक्त। विच मीन्स अर्थ आपको पुल करना या तो छोड़ चुका होगा या नेग्लिजिबल फोर्स होगी बाय द अर्थ ऑन यू, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मून आप पर लग रही होगी उस पॉइंट पर। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। लेकिन अगर आप तमाम मासेस से बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, दूर हैं, ठीक है, तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आप पर जीरो हो सकती है और उस पॉइंट पर आप पर वेट भी जीरो हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें ये नहीं है कि अगर आप स्पेस में हैं तो आपका वेट जीरो होगा। स्पेस में होने से वेट जीरो नहीं होता। आप ग्रेविटेशनल फील्ड्स से बाहर हो, तमाम ग्रेविटेशनल फील्ड्स में, चाहे वो मून की हो, अर्थ की हो, सन की हो, तो फिर आप कहते हैं कि आपका वेट जीरो है। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। वेट का जी फॉर्मूला? सर। सर ये मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है? मास और वेट का डिफरेंस बताया कोई मुझे? Mass is the amount of particles or substance in a body. And weight is the force applied by Force Earth that on you, Earth's gravitational pulling to its field. center. Right? वेट वेक्टर है, मास स्केलर है। मास कभी भी चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट का, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो स्पेस में हो, वैक्यूम में हो, अर्थ पर हो, मून पर हो, सन पर हो, कहीं पर भी हो, मास कभी भी चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्ट का जितना मास अर्थ पर है, आप उसको चाहे जहां दिल चाहे ले जाएं यूनिवर्स में, उसका मास वही रहेगा, क्योंकि मास का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय विच द ऑब्जेक्ट इज मेड। तो ऑब्जेक्ट के कहीं पर भी जाने से उसका मास चेंज नहीं होता, मतलब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, ठीक है। लेकिन वेट का मतलब है फोर्स। ऑफ कोर्स जब आप अर्थ के करीब होंगे तो वेट ज़्यादा होगा, विच मीन्स के आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। लेकिन आप अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप एक आयरन नेल को मैग्नेट के करीब रखें तो उस पर फोर्स ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आप आयरन नेल को मैग्नेट से दूर करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आयरन नेल पर लग तो रही होगी लेकिन बहुत वीक होगी। जितने सेपरेशन बढ़ाते जाओगे फोर्स कम होती जाएगी। To the point it's negligible, मतलब पता ही नहीं चलेगा। Very good. To the point when it is outside the magnetic field of any magnet. Gravitational field strength होता है force acting per unit mass. सही है? Which means ये रेशियो है दो चीज़ों का, force और mass का। हर planet की या हर heavenly object की, जैसे हम sun की बात करते हैं, हर planet का, हर heavenly object का, चाहे वो moon हो, उसका ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग है। इसमें एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे अर्थ पर ग्रेविटेशनल पुल है 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है। इसी तरह से मून पर ग्रेविटेशनल पुल होता है 1.6 न्यूटन पर केजी। इसी तरह से वीनस का अलग है, मार्स का अलग है, मरकरी का अलग है, सबका अलग अलग है, सन का अलग है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड फॉर अर्थ इट्स 10 न्यूटन पर केजी, विच मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का है अर्थ पर तो उसका वेट होगा 10 न्यूटन। इसी तरह से 2 किलोग्राम का है तो 20 न्यूटन होगा। तो आप खुद से प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इफ समवन इज 50 किलोग्राम देन द वेट
of the object, 50 kilogram object will be 500 न्यूटन। सही, किसी 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ पर, उसका वेट कितना होता है? 500 न्यूटन होता है। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट अगर आप मून पर लेकर जाते हैं तो मून पर उसका मास तो वही रहेगा विच इज 50 kg, लेकिन अगर आप मून पर उसका वेट कैलकुलेट करेंगे तो 50 into 1.6 होता है 80, विच मीन्स सेम ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर 500 न्यूटन वेट रखता था, मून पर पहुंचने के बाद उसका वेट हो जाता है 80 न्यूटन, विच इज 50 kg ऑन अर्थ, 500 न्यूटन फोर्स ऑन अर्थ, लेकिन ऑन मून इट एक्सपीरियंसेस 80 न्यूटन फोर्स बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज वीकर देन अर्थ। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी हुई है यहाँ पर, अगर आप नहीं करना चाहते तो इतना मसला नहीं है, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने लिखा है ना, इसके 3 नाम हैं, ठीक है? तीनों नाम एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम 3 है, बात एक ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये 3 बातें अगर लिखी हो तो ये एक ही चीज के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है? और आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, बता देता हूं दोबारा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये सब एक ही चीज है। अब इसमें यहां पर देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है न्यूटन पर केजी, लेकिन जब आप न्यूटन पर केजी में न्यूटन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास फाइनल यूनिट बनता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सर लास्ट वाला कौन सा है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। सही है? ये कहीं पर भी 3 नाम लिखे हो तो ये बात इसी चीज की हो रही होती है, फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है यहां तक? जी सर। और फाइनली अब जो बात सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर लिखी हुई है, किसी भी प्लैनेट पर जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है उस प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी उतनी ही होती है। और यही बात मैंने आपको भी यहां पर भी बताई है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ही चीज है। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है तो आप क्या कहेंगे? टेन न्यूटन। 10 न्यूटन है। ठीक है ना? और अगर मैं आपसे बोलूं कि अर्थ पर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है जिस प्लैनेट पर जितनी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं मून पर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कितनी होगी? 1.6 मीटर पर स्क्वायर। वेरी गुड, 1.6 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सही है? क्लियर है सबको? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। अर्थ पर इसकी वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी है, लेकिन हर प्लैनेट पर या हर हेवनली ऑब्जेक्ट पर इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मून पर इसकी वैल्यू है 1.6 न्यूटन पर केजी, विच मीन सेम ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर अगर 50 न्यूटन का है, जिसका वेट अर्थ पर 500 न्यूटन है, मून पर उसका वेट 80 न्यूटन होता है, क्योंकि मून का पुल एज कंपेयर टू अर्थ बहुत वीक है, 6 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू दी अर्थ। ठीक है यहां तक? ओके जी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, विच मीन्स 2 चीजों का रेशियो है डेंसिटी। अगर इसकी इक्वेशन को आप पढ़ते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मुझे बताएं डेंसिटी का मास के साथ क्या रिलेशन है? मास बढ़ेगा तो डेंसिटी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विच मीन्स अगर कम वॉल्यूम होगा और ज्यादा मास होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर कम मास होगा या ज्यादा वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है? डेंसिटी 2 चीजों का रेशियो है, मास और वॉल्यूम का। अगर ज्यादा वॉल्यूम में कम मास हो तो हम कहते हैं कम डेंसिटी है, या इसी तरह से कम वॉल्यूम में ज्यादा मास हो तो हम कहते हैं ज्यादा डेंसिटी है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास 2 सेम डायमेंशंस की 2 रॉड्स हैं, एक रॉड कॉपर की है और लेट से एक रॉड वुड की है, ठीक है? सेम डायमेंशंस है, मतलब दिखने में लेंथ, ब्रेथ, वेट सारी चीजें जो है वो इक्वल है, वॉल्यूम दोनों का सेम है।
लेकिन मुझे बताएं कॉपर और वुड में से लाइटर कौन सा होगा, कौन सी रॉड लाइटर होगी? कॉपर। वुड। वुड लाइटर होती है। अच्छा चलिए एक सवाल और करता हूं आप लोगों से। 2 बैग्स हैं, एक में कॉटन है और एक में राइस है, दोनों 1 kg के हैं, ज्यादा वेट किसका होगा? सर राइस। सर रिपीट। राइस सेम हो गया सर। सेम। सर सेम होगा सेम ना वेट होगा। तो मास अगर दोनों का मास 1 kg है तो दोनों का वेट सेम होगा, लेकिन ज्यादा जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा होगा? सर कॉटन। सर कॉटन। 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 मुझे बताएं ज्यादा डेंसिटी किसकी है, कॉटन की या फिर राइस की? सर कॉटन। सर राइस की। राइस। हाँ राइस राइस की की राइस की डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी। राइस की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि वो सेम मास कम वॉल्यूम में है, और कॉटन का सेम मास ज्यादा वॉल्यूम में आता है। अच्छा कॉटन ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है फॉर सेम मास, और राइस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है फॉर सेम मास। बात समझ आ रही है? समझ आ गया। तो डेंसिटी मतलब सिंपल है। अब हम क्योंकि हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरफ जाएंगे आगे तो आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, और वैसे रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक ब्लॉक ऑफ वुड है लेकिन रेगुलर शेप्ड है, तो उसकी डेंसिटी निकालने के लिए मुझे 2 चीजें मेजर करनी होंगी, मास और वॉल्यूम। मास कैसे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास मेजर कर लेंगे। और वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? सर पहले लेंथ ब्रेथ हाइट करेंगे मीटर रूल से। वेरी गुड। लेंथ हाइट मेजर करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम होगा। और मास हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर कर चुके हैं, दोनों चीजों का रेशो लेंगे तो जो आंसर आएगा वो डेंसिटी होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? एक ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा हो कम वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सिमिलरली अगर ज्यादा वॉल्यूम में कम मास हो तो हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है अगर 1 मीटर क्यूब का कंटेनर है उसमें आप उसको वाटर से फिल करते हैं तो उसका मास 1000 kg होगा। लेकिन सिमिलर कंटेनर 1 मीटर क्यूब में अगर आप मरकरी ऐड करते हैं तो मरकरी फिल्ड कंटेनर सेम वॉल्यूम का कंटेनर ज्यादा हैवी होगा, 13600 मास होगा उस कंटेनर का, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसकी एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि अगर आप एक ही जार को फॉर एग्जांपल हनी और वाटर से फिल करते हैं तो सिमिलर जार जिसमें हनी होगा वो ज्यादा मैसिव होगा एज कंपेयर टू वाटर फिल्ड जार, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम होती है, हनी की ज्यादा होती है। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने डेंसिटी का ये एक्सपेरिमेंट लिख लिया था। रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि अगर एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ब्लॉक ऑफ वुड है, अगर आप उसकी डेंसिटी मेजर करते हैं तो आपने उसके लिए उसका मास मेजर करना है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, और उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप लेंथ ब्रेथ और हाइट मेजर करेंगे बाय यूजिंग मीटर रूल। ठीक है। देन फाइनली आप रेशियो ले सकते हैं मास का वॉल्यूम के साथ टू फाइंड आउट डेंसिटी। लास्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने यहाँ पर किया था वो था फॉर रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मेजर कर रहे हैं तो आपने उसका लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर करके वॉल्यूम निकालना है बाय यूजिंग मीटर रूल, और मास मेजर करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। बट इफ यू हैव एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अ स्टोन, तो उसकी डेंसिटी मेजर करने के लिए आपने क्या करना होगा? अच्छा सबसे पहले मुझे बताएं कि हम इसका मास मेजर करेंगे या हम इसका वॉल्यूम मेजर करेंगे? क्या चीज पहले करनी चाहिए? मास। क्यों मास पहले क्यों मेजर करना चाहिए, वॉल्यूम क्यों नहीं? क्या उसमें पानी वगैरह का कुछ पड़ेगा ना सर? वेरी गुड। अगर हम इसका पहले वॉल्यूम मेजर कर लेंगे तो क्योंकि ये स्टोन आप क्या कहते हैं इसमें वाटर शामिल हो जाएगा तो फिर मास ज्यादा आ रहा होगा, गीले स्टोन का ज्यादा मास होगा एज कम्पेयर टू ड्राई स्टोन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्टोन का मास मेजर करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आपने मास मेजर कर लिया जितना भी वो आ गया, फॉर एग्जांपल 200 ग्राम उसका मास आ गया बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। देन आपने क्या करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वॉल्यूम, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन एक्सपेरिमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें वाटर है, और वाटर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो आपने पहले से मेजर कर लेना है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ सिलेंडर एंड इट कंटेन्स 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
water, so you have to note it as V1. देन आपने क्या करना है, आपने उसमें स्टोन इमर्स करना है। स्टोन आने के बाद ऑफ कोर्स कुछ वॉल्यूम स्टोन ऑक्यूपाई करेगा, तो जो नया वॉल्यूम आ रहा होगा आपके पास वो मोर देन V1 होगा, विच मींस 150 फॉर एग्जांपल आफ्टर यू हैव इमर्स्ड स्टोन इन द सिलेंडर, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब इज V2। इसमें से आपने V1 को सब्ट्रैक्ट करना है, विच मींस आपने 50 माइनस कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि वाटर का वॉल्यूम तो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आउट ऑफ 150 अगर आप 50 सेंटीमीटर क्यूब विच इज वॉल्यूम ऑफ वाटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। अब आपके पास दोनों चीजें आ गई हैं, मास भी आ चुका है विच इज 200 और वॉल्यूम ऑफ स्टोन आ गया है विच इज 100, तो आप इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग द मास विद वॉल्यूम। सो 200 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ स्टोन विच इज 100, आपके पास 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्टोन की डेंसिटी आ गई। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, बाकी आपको पता है इसको क्योंकि हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो उसमें पानी तो ये स्प्लैश नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप स्टोन जो है इस तरह से सिलेंडर में डालते हैं कि कुछ वाटर बाहर आ जाता है तो भी मसला है, प्लस अगर कुछ वॉल्यूम ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आ जाते हैं, इसके सिलेंडर की वॉल्स पे आ जाते हैं, तो वो भी एरर क्रिएट करेंगे। इसी तरह से पैरेलैक्स एरर वाइल मेजरिंग वॉल्यूम, वो उसका भी आपने ख्याल रखना है। पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करने के लिए मैंने चैप्टर 1 में लिखवाया था कि आप लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर रखते हैं फ्रॉम द मार्किंग्स ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, तो वो चीजें आपने अवॉइड करनी है जो आपके आंसर को इनएक्यूरेट बना रही है। इसी तरह से अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी आपने मेजर करनी है, तो लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए लिक्विड का मास और लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। लेकिन मसला ये है कि लिक्विड का मास कैलकुलेट करने के लिए आप ऑफ कोर्स लिक्विड को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे तो पोर नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, तो ऑफ कोर्स यू नीड अ कंटेनर, एन एम्प्टी कंटेनर। जैसे कि आप एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे लेकिन वो खाली होगा, ठीक है, एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर। सबसे पहले आपने एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास लेना है, जितना भी उसका मास आ जाता है आप उसको नोट कर लेंगे एज M1, फॉर एग्जांपल इट इज 50 ग्राम। एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर, उसका मास आपके पास आ गया 50 ग्राम। अब आपने इस एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर में अपनी मर्जी से जितना आपका दिल चाह रहा है उतना आपने वॉल्यूम पोर करना है। लेट्स से आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर है तो जितना भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का पोर करेंगे वो मेजरिंग सिलेंडर नोट कर रहा होगा, दिखा रहा होगा आपको साथ साथ। तो लेट्स से आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड पोर कर देते हैं इस मेजरिंग सिलेंडर में। मेजरिंग सिलेंडर में जैसे जैसे आप लिक्विड पोर करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर मास की रीडिंग इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि अब सिलेंडर पहले एम्प्टी था, अब तो एम्प्टी नहीं है। तो लेट्स से आफ्टर पोरिंग सम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर, जो उसका मास था वो चेंज होकर 150 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड का मास कितना है? एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास 50 ग्राम था, ठीक है, तो विद लिक्विड इसका मास 150 ग्राम है, तो लिक्विड का मास कितना है? 100 सर। 100, ठीक है, और लिक्विड का वॉल्यूम आपको डायरेक्टली पता चल गया है मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू। तो आपने मास 150 में से 50 माइनस कर दिया विच इज मास ऑफ एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर, ताकि आपको सिर्फ लिक्विड का मास मिल जाए, वो होगा 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी आ गई है इस लिक्विड की। कोर्स जो भी लिक्विड होगा उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी होगी और आपको मिल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। अब आप देख लेंगे इसमें अगर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है तो हम वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और लिक्विड होता है तो हम मासेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। दिस इज इट, ये चैप्टर खत्म हो गया। ये इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स थे जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं। अब हम पास्ट पेपर्स की तरफ जा रहे हैं। पास्ट पेपर्स आपके पास आपकी बुक्स में है।